वंदे तो दोस्तों, वाक्षी की समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की एक और केस स्टडी है। इस समय पे दो तरह की केस स्टडीज़ चल रही है मेरे चैनल पे। एक तो मैंने व्यक्तिगत रूप से जो मेरे साथ में आईबीएस की प्रॉब्लम हुई थी उसको केस स्टडी के रूप में देखा है। वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी उससे प्राप्त होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी इन दोनों में बहुत अंतर होता है और इसको हम केस स्टडीज़ के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। दिन रात हमें कोशिश करनी चाहिए भोजन की ताकत को समझने की कि हाउ फूड इज़ वर्किंग एज अ मेडिसिन। और उसको जब हम केवल थ्योरी नहीं, ये चीज़ काम करती है 99% हमारे नेट के ऊपर कभी भी देखोगे ना, ये चीज़ है, ये खा लो वो खा लो, लेकिन उस पर एंड रिजल्ट पे हम नहीं पहुंच पाते कि क्या वो सच में काम करती है कि नहीं करती। ये रिसर्च एक गूढ़ विषय है, इसको पूरी ईमानदारी से करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं जो व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली जो मेरे जीवन के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जो फूड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्या सच में वो रोगों से बचाने में हमें कामयाब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ की भी तो जांच करनी साथ में ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो है वो केवल औपचारिक रूप से नहीं की जाती। हमारी रिसर्च में समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल कर एक सिद्धांत बनाने में कामयाब ज़रूर हो पाते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। मेरे छोटे बेटे की जिसकी जो एज है 7 मंथ है, आप लोग जानते हैं, पुरानी भी वीडियोस बहुत डली होगी, केस स्टडी वाक्षी करके डालोगे तो निकल जाएगी। मैं उसका इस तरीके से फोल्डर डाल रहा हूँ। एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय इस समय पे वो बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि निरोगता के जितने सिद्धांत मैंने बनाए थे, सारे कुछ करे थे, वो कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पर फेल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो रिसर्च हमने की हुई है वो गलत है, लेकिन उसको होने वाले जो डिसऑर्डर्स या जो विकृति आ रही है वो उससे आगे की है। और उससे आगे की विकृति के अंदर केवल मैं मैं फेल नहीं हो रहा। एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आपके जो हमारे हैं, हमारा जो सिस्टम है, उन सारी चीज़ों में हर व्यक्ति जो यहाँ पे इस समय पे मेरे पास उपलब्ध है, इंडिया के टॉप मोस्ट माइंड जो है वो उसके अंदर लगे हुए हैं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही। तो मैं ये बता दूं कि जो केस स्टडी मैं अपने बच्चे के माध्यम से बना रहा हूं, वो एक कल को बहुत बड़ा इस तरह का एक सेंटर बनेगा जो आने वाली बहुत सारे डिसऑर्डर्स, डिसीज़ेज़ को समझने में अलग अलग मदद करेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मैं खुद को इसलिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि अगर बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर आए, मुझे इसका इलाज एलोपैथी में ही करवाना है जी, मैं तो कोई दूसरी साइंस नहीं समझूंगा। होम्योपैथी में ही करवाना है जी, मैं नहीं समझूंगा। हर तरह की साइंस को मैं एक्सप्लोर भी करता हूं, उसको इवेल्युएट भी करता हूं और उसके एक्सपर्ट के साथ में बातचीत करता हूं। इनफैक्ट जो चीज़ इस वक्त पूरे देश में नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, मेरे वाले डॉक्टर्स जो हैं जिनके पास मैं जाता हूं, वो आयुर्वेद वाला एलोपैथी को भी समझता है, होम्योपैथी को भी समझते हैं, और आपस में मिलकर हम 3-4 डिस्कशन करके उस बच्चे के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस बच्चे को रोगों से निरोगता की तरफ हम आगे लेकर जाएं। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजर्स तक जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सोचिए, ये पूरे देश में मेरे को नहीं लगता किसी ऐसे केस में हो रहा हो जिसमें किसी बच्चे के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की दिक्कत हो रही हो। और अलग अलग साइंसेस के लोग जो हैं वो बहुत काम माइंड से, बहुत समझदारी के साथ में उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हों, और इतना कोर्डियल एटमॉस्फेयर होने के बाद भी हम उसको टैकल करने में पूर्णतः कामयाब ना हो पा रहे हों। तो ये एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी है जिसको समझने में आपको शायद मदद मिले। अगर इसे भी आप एंजॉय करेंगे तो मुझे लगता है इससे जो निकालना चाहते हैं हम चीज़, अगर उस क्रक्स को पकड़ने में कामयाब होंगे तो जीवन में हमारा और आपका सबका लक्ष्य जो है वो पॉसिबल होगा। एनीवेज, तो 7 महीने का जो बच्चा था, ये मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी। 14 दिन के अंदर अंदर उसके साथ में जब वो पैदा हुआ था तो तब मौसम का ट्रांजिशन चल रहा था। हर चीज़ प्रेगनेंसी में, ये आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर मैं कितना सफल हुआ हूँ। अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी के अंदर कोई मेडिसिन खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा जो पहली बच्ची है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन, बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। 2.5 साल 3 साल में कभी डॉक्टर के पास लेके जाने में कामयाब हुए हम, कभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इम्यूनिटी ज़बरदस्त, फिजिक्स ज़बरदस्त, इन सारी चीज़ों से मैं पिछले 4 साल में ये प्रूव करने में कामयाब हो गया था कि मैं रोगों को दवाइयों के बिना अपने और अपने परिवार के शरीर में बचाने में कामयाब हूँ। इस चीज़ को जब मैं प्रमाणित कर चुका था, तब ईश्वर ने मेरे जीवन में एक गुगली मारी है, और उस गुगली का नाम है मेरा छोटा बच्चा जो है, जो 7 महीने का है, वो उस गुगली के रूप में आया है। अब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, वो सारे सिद्धांत बताऊँगा जिनको लगाया गया था, किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है और किस प्लानिंग को करके आज तक मुझे जो कामयाबी मिली है। अब वो जो चीज़ है, थोड़े से सिद्धांत हल्के हिल रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले होता है प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो है वो ध्यान रखना। उसको इतने बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा गया था कि मेरी पत्नी को बीपी की प्रॉब्लम जो रहती थी, उसको केवल आंवला गिलोय के साथ में इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया गया कि मेरे छोटे बच्चे के केसेस के अंदर मुझे कोई मेडिसिन यूजुअली उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि बड़ी बेटी
जिसकी जो बिल्कुल फिट एंड फाइन चल रही है, उसकी प्रेगनेंसी के केस में तो बीपी की दवाइयाँ भी चली थी। इस केस में ना आयरन की गोली, ना कैल्शियम की गोली, ना बीपी की गोली, कुछ मेरी पत्नी को नहीं दिया गया। केवल मोरिंगा के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, इन सारी चीज़ों को ठीक करके, रिपोर्ट्स को पॉजिटिव बढ़िया तरीके से करके प्रेगनेंसी को पूरा रिजॉल्व किया गया। तो छोटा बेबी जो अभी हुआ है, जो बेचारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, उसके केस में प्रेगनेंसी फर्स्ट क्लास, बिना कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां बाजार की लिए हुए, आयरन लेवल्स फर्स्ट क्लास, कैल्शियम बॉडी के अंदर फर्स्ट क्लास, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक। अब आता है डिलीवरी का टाइम। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो हमारे यहाँ पे जो मेरी रिसर्च आज तक की वो ये थी कि हमेशा जब भी, क्योंकि अगर हम प्लान कर सकते हैं, आजकल सिजेरियन होती है, तो मैं कुंडली के ऊपर भी बिलीव करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ, मैंने खुद भी पढ़ी हुई है। तो मेरा मानना था कि एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे जिस तरह की ग्रहों की स्थिति है उस हिसाब से अगर बच्चे का जन्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केस में 2 गुगलियाँ मेरे पास में आई थी, 2 कुंडलियाँ आई थी। एक कुंडली थी जिस कुंडली के अंदर व्यक्ति का, बच्चे का व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो ठीक ठाक अपने जीवन में परफॉर्म करेगा। दूसरी कुंडली आई जिसके अंदर बच्चे का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, धर्म का अनुसरण करेगा, जीवन भर अच्छा बोलेगा, लोगों की सहायता करेगा और धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी सेहत जो है वो हल्की सी कमज़ोर रहेगी। और उसके अंदर जो लोग जानते हैं पुराने लोगों के बाद, मूलों के अंदर जन्म जो है उसका होगा। इन दोनों चॉइसेस के अंदर एक जीवन था जो एवरेज जीवन जा रहा था, वो बच्चा जो है धर्म का अनुसरण बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। और दूसरी कुंडली थी जिसके अंदर लिखा था कि धर्म का अनुसरण जो है बहुत अच्छा करने वाला, बहुत अच्छा बच्चा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगा, सुसंस्कृत होगा, पुराने कर्म अच्छे से लेकर आएगा और साथ साथ जो है मूलों के अंदर जो है उसका जन्म होगा, लेकिन स्वास्थ्य से उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैंने उस कुंडली को चुना जिसके अंदर स्वास्थ्य से थोड़ी दिक्कत आए, मूलों के अंदर जन्म हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो है बच्चा जो है वो बढ़िया परफॉर्म करे और धर्म का आचरण और अनुसरण करने वाला बच्चा हो। ऐसी कुंडली को चूज़ किया गया। अब मैं आपको एक और इसके अंदर सिद्धांत बता देता हूँ। बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न भी होगा, क्या कुंडली चूज़ करने से ये चीज़ हो जाती है? नहीं, ये हमारे कर्म भी काम करते हैं। अगर मेरे कर्म के अंदर ये चीज़ लिखी थी कि मैं, एक तो प्रेरणा मिलती है ईश्वर से, आप उस चीज़ को प्लान करते हो और उस प्लान पे उस टाइम के हिसाब से बच्चा डिलीवर भी हो जाए, ये हर किसी के हाथ में नहीं होता। ये चीज़ भी हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन हर बार आपकी प्लानिंग कामयाब हो नहीं हो। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से बताया, इन दोनों की ऑप्शंस में मैंने उस कुंडली को चुन लिया जिसमें हल्का फुल्का बच्चा बीमार रहे। एनीवेज, बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद में विदिन 14 डेज़ बच्चा बीमार पड़ा। अब बच्चा जो बीमार पड़ा, उस बच्चे को बीमार पड़ने के अंदर प्रॉब्लम क्या आई? मुझे ये लग रहा था कि बच्चा हल्का फुल्का बीमार पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से, क्योंकि डॉक्टर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था, मेरे पैनल के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और समझदारी के साथ में काम करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ठीक लगती है तो जिन डॉक्टर्स के साथ बैठकर मैं डिस्कशन करता हूं, जिस दिन आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे रिसर्च का लेवल क्या है, कि हम हर चीज़ की डेप्थ में जाकर किस तरीके से एक एक चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा विश्वास था कि नहीं, मैं अपने डॉक्टर्स की मदद से इसकी सेहत को मेंटेन करने में कामयाब हो जाऊँगा, कर्मों की ताकत से बचा लूँगा। मुझे एक सुसंस्कृत धर्म का आचरण करने वाला बच्चा चाहिए, इसलिए मैंने उस कुंडली को चूज़ कर लिया। एक तो ये लॉजिक समझ लिया आपने। अब क्या हुआ, जब 14 दिन के बाद बीमार हुआ, बीमार होने के बाद में बच्चे को समस्या क्या आई थी, जो मैंने पहली वीडियो में बनाई थी। बच्चे को इस तरीके से सांस लेने में दिक्कत आई। जब सांस लेने में दिक्कत आई, हमने डॉक्टर के पास में उसको एडमिट करवाया। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ज्ञानवान है, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 13-14 दिन बच्चे की मदद करी। हमें उसे ऑक्सीजन देनी पड़ी क्योंकि सांस अच्छी नहीं ले पा रहा था। अंदर क्या हो रहा था, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स के, वो ऑक्सीजन लंग्स तक अच्छा नहीं पहुंचा पा रहे थे। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप ऑक्सीजन दोगे, ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे, जिससे अंदर के ब्रोंक्यूल्स थोड़े खुलेंगे और ऑक्सीजन जो है बच्चे के लंग्स तक पहुंचेगी। ऐसा करके 10-15 दिन जो था उसका दिया गया। तो मुझे ये महसूस हो गया कि जितना ध्यान मुझे रखना चाहिए शायद मैं उतना ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी कुंडली भी बच्चे की थोड़ी वीक है। उसके बाद में मैंने अपने, जो हमारे पास में अस्त्र शस्त्र क्या रहते हैं ऑर्गेनिक फूड्स में, हल्दी वाला दूध, सर्दियों का टाइम था, हल्दी वाला दूध, मेरा हल्का सा च्यवनप्राश छोटा छोटा, तो ये पहली रिसर्च का विषय बना। जो हल्दी वाला दूध मैं आज से 6 महीने से ऊपर के बच्चों को ही देता था, मेरे बच्चे के केस में मैंने उसे 2 महीने के अंदर अंदर शुरू करा। देसी गाय का दूध बच्चे को जल्दी से हजम हो जाए, इसलिए उसमें थोड़ा पानी मिलाकर, उसमें ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ डालकर, हल्दी का दूध जो है वो बच्चे को 2 महीने से पिलाना शुरू करा। और केस स्टडी यहाँ से ये निकली कि बच्चे को, अगर बच्चा 2 महीने 3 महीने का भी है और अगर देसी गाय का दूध है तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर, गर्मी है तो सौंफ जिसे फेनल बोलते हैं, सर्दी है तो सौंठ जिसे ड्राई जिंजर बोलते हैं, अगर ये डालकर दी जाए तो बच्चा उस दूध को हजम कर सकता है। तो इस चीज़ को हमने सबसे पहले हासिल किया दूसरे महीने में। हल्दी का दूध बच्चे को देने का मतलब था कि मैं इसके इम्यूनिटी लेवल्स, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसका पैटर्न
बीमारी का क्या, जो स्वास्थ्य खराब होगा वो तो समझ में आ रहा था, स्वास्थ्य किस दिशा में खराब होगा वो समझ में आएगा। और अपने प्रयत्न को बढ़ाते हुए हल्दी के दूध को, च्यवनप्राश थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने बच्चे को देना प्रयोग किया। फॉर्चुनेटली अगले 4 महीने तक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई। और जब 5 महीने तक दिक्कत नहीं आई तो मैं अपने पुराने सिद्धांतों को दोबारा स्थापित करने में कामयाब हुआ कि जिस माध्यम से मैंने अपनी बड़ी बच्ची को बीमार होने से बचाया है, उसी माध्यम से मैं छोटे बच्चे को भी बीमार होने से बचाने में कामयाब हुआ हूँ। संतुष्टि महसूस हुई, खुद ये महसूस हुआ कि मैं आप लोगों को जो भोजन खिला रहा हूँ वो अच्छा भोजन खिला रहा हूँ। क्योंकि अगर इसके माध्यम से पूरी सर्दियाँ में ऐसे बच्चे में जिसकी इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस हैं, जिसके ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसको भी अगर हम बचाने में कामयाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा भोजन खुद भी खा रहा हूँ और आपको भी खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिद्धांत स्थापित हुआ। सारी थ्योरी जो है वो घूम गई मार्च के महीने में। अब मार्च 24 में, बच्चे का जन्म सितंबर 23 में, मार्च 24 के अंदर क्या हुआ कि बच्चे को दोबारा से वही एपिसोड जो हुआ, जबकि सारी सावधानियां प्रॉपर तरीके से रख रही थी, टेम्परेचर मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। मैंने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा था कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करूंगा जिससे बच्चे के बीमार होने का हल्का सा भी चांस बने। लेकिन बच्चे को बीमार हुआ। अब जब बीमार हुआ, पहला झटका तो मुझे ये लगा कि ये बीमार हुआ कैसे। इस चीज़ को हमने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करा। अब जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जिन्होंने पहली बार उसको ठीक किया था उनके साथ डिस्कशन हुई। समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हमने 3-4 दिन वही ट्रीटमेंट किया जो 14 दिन पहले पिछली बार किया था। 3 दिन में बच्चा रिकवर होकर वापस ठीक हो गया। तो हालांकि मुझे शौक इस बात का लगा था कि बच्चा बीमार हुआ कैसे दोबारा, लेकिन मैंने कहा चलो हो गई होगी बाई चांस कोई गलती। 3 दिन में हम उसको दोबारा से रिकवर करने में कामयाब हुए। बच्चा घर में वापस आया। हमें उसकी नेबुलाइजेशन थोड़ी चलानी पड़ी। नेबुलाइजेशन में लेवोलिन और ब्यूटीकॉट इसलिए दी जाती है कि वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर एक समस्या ये आती है कि इसको जब सर्दी जुकाम होता है, नॉर्मल बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो उसको म्यूकस बनता है। मेरे बच्चे की समस्या क्या है, जब उसे सर्दी जुकाम होता है तो बलगम या म्यूकस नहीं बनता, उसकी जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन लंग्स में देना कम कर देती हैं। तो हमें उसे ब्रोंकोडायलेटर देकर वो ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है उसके लंग्स में। तो मूलभूत समस्या जो उसके लंग्स के अंदर बेसिक चीज़ समझ में आई वो ये समझ में आई। तो हमें ये पैटर्न समझ में आ गया कि हमें इसमें मदद क्या करनी है और हमें कम से कम दवाइयाँ चाहिए थी। यहाँ पर जब रिसर्च की गई तो ये चीज़ महसूस हुई, जब वो 3-4 दिन का डॉक्टर के पास भी इलाज चल रहा था, मुझे एक बात समझ में आ गई कि हल्दी वाला दूध बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होने से बचाने में तो मदद कर रहा था, लेकिन हल्दी वाले दूध में इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सके और ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा सके। तो जब 4 दिन चल रहे थे, इस बार मैंने डॉक्टर साहब से स्पेशल परमिशन ली थी कि आपके इलाज के दौरान मैं हल्दी वाला दूध पिलाता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये रिसर्च करनी है कि ये हल्दी वाला दूध वायरल इन्फेक्शन से तो बचाता है। वो तो 4 महीने मैंने बच्चे के साथ भी कर लिया, छोटे के साथ और बड़े के साथ। बड़ी बच्ची को रात को जुकाम हुआ, मैं हल्दी वाला दूध उसको पिलाता हूँ, च्यवनप्राश पिलाता हूँ, सुबह फिट एंड फाइन। तो हमें समझ में आ जाता है भैया इसमें ताकत है। तो मैं इस रिसर्च को वहीं पे, जब 4 दिन बच्चा बीमार भी था तब भी रिसर्च यही चल रही थी कि हल्दी वाला दूध काम करता है कि नहीं। जिसने 4 महीने बच्चे को बचाया, क्या वो इसके अंदर अब बच्चे को रिकवर करने में मदद करेगा? इट फेल्ड एब्सोल्यूटली। हमें इस निष्कर्ष में हम निकल गए थे, रिसर्च पूरी हो गई थी कि हल्दी वाला दूध बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन उस केस में हमारा हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश काम नहीं करता, जिसमें बच्चों की ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, उसको डायलेट करने का काम हल्दी के दूध में इतनी पावर नहीं है। तो ये निष्कर्ष निकालने के बाद 4 दिन बाद डॉक्टर साहब ने भी और मैंने ये एक्सेप्ट किया। और आप ये सोचिए कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर मेरी इतनी सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मली आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और कहेंगे भैया तुम पहले अपनी दवाई बंद करो, मैं अपनी करूँगा। तो यही मैं आपको बता रहा था, दिस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैं और मेरे पैनल के डॉक्टर्स समझते हैं कि हम कैलकुलेटेड किस तरीके से काम करते हैं। एनीवेज, तो हमने वहाँ पे काम करा, हल्दी वाला दूध फेल हुआ। हमें समझ में आ गया कि बच्चे को जब भी होगा तो हमें नेबुलाइजेशन के लिए ब्रोंकोडायलेटर हमारे पास नेचुरल कोई अवेलेबल नहीं है, तो हमें ब्यूटीकॉट और लेवोलिन का मदद लेनी होगी और उसके थ्रू डायलेशन करके हमें बच्चे को ऑक्सीजन पहुँचानी होगी। इस साइंस को समझने के बाद मैं घर के अंदर वापस आया। अब दोबारा जो है, अब आप बच्चे के अंदर घर का टेम्परेचर रेगुलेशन आप सब कुछ करेंगे, तो ये सब कुछ करेंगे, इसके साथ में चला। इस बच्चे के साथ में एक समस्या क्या आई कि जब ये 3 दिन का 4 दिन का इसको कोल्ड कफ का इन्फेक्शन हुआ था, तो हल्का कोल्ड कफ बचा हुआ था, उसकी वजह से इसके कान में इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए बच्चे के अंदर मल्टीपल चीज़ें जब आपको होते हैं ना, अब आप देखिएगा रूपरेखा किस तरीके से अलग जा रही है। मार्च है, अभी मैं अप्रैल के मिड में बात कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 महीने से क्या ड्रामा चल रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। बच्चे को क्या हुआ? कोल्ड कफ हुआ। कोल्ड कफ के इलाज के लिए हमने उसको क्या दिए? ब्रोंकोडायलेटर्स दिए। ब्रोंकोडायलेटर्स से हम उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कामयाब हुए। बच्चे को हमने थोड़ा सा रिकवर करा। जैसे ही वापस लेकर आए, पता चला इसका कान पक गया, इसके कान के अंदर इन्फेक्शन चला गया। जो कोल्ड कफ इसको पीछे हुआ था उसकी वजह से कान का इन्फेक्शन हो गया। कान का इन्फेक्शन अगर आपका हो गया तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। और वो एंटीबायोटिक्स, वो जो इन्फेक्शन है उसी की वजह से बच्चे को बार बार बुखार आएगा। तो अब दोबारा इलाज इसका किस चीज़ का चला? कानों को ठीक करो।
कानों के अंदर ड्रॉप्स डालो, डिस्चार्ज को बाहर निकालो, इसके इन्फेक्शन को ठीक करो, इस इन्फेक्शन को ठीक करोगे, बुखार को ठीक करोगे, ये चीज़ मैनेज करोगे। इतने के अंदर 15 दिन के अंदर दोबारा से उसको कफ एंड कोल्ड हो रहा है, और इसका रीज़न किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका रीज़न किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला हो क्या रहा है इस बार, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। जब सब समझ में आ रही है तो ये हो क्या रहा है। मैं मानता हूँ कि पॉल्यूशन जो है बहुत बार बढ़ा हुआ है, सीज़न का चेंज है, और ये केवल मेरे बच्चे के साथ समस्या नहीं है, बड़े बड़े लोगों में भी इस समय आप देख रहे हो फीवर क्यों हो रहा है, वायरल क्यों हो रहा है। इसको हम वायरल बोल देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है कि भाई ये घूम क्या रहा है ये चीज़ें। एनीवेज, अब ये सारी चीज़ें जो है वो घूम गई तो हमारे एक बेनिफिशियरी हैं, अभय जी हैं जनकपुरी से। उन्होंने कहा वरुण जी आप एलोपैथी में ट्राई कर रहे हो, मैंने एक वीडियो इस पर पिछली बनाई थी, तो आप एलोपैथी में ट्राई कर रहे हो, आप होम्योपैथी में ट्राई करो। अब होम्योपैथिक में भी जो डॉक्टर है वो भी मेरे परिवार का ही डॉक्टर है, एंड वी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स। मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथी तो वो करते हैं, साथ में एनर्जी लेवल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। तो आज मैं उनके पास गया था। हम जब गए तो आज की स्थिति ये है, एलोपैथिक में भी होम्योपैथी में भी, जब बच्चे को स्टेथोस्कोप लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो अंदर तो बलगम वगैरह कुछ नहीं, अंदर चेस्ट क्लियर है। अंदर अगर चेस्ट क्लियर है तो कल पूरी रात उस बच्चे को 103 का बुखार किस वजह से था। अब बात समझिए, आज हम ईयर ड्रॉप्स डाल के इन्फेक्शन कान का भी दूर कर चुके हैं। आज उस बच्चे को अंदर की तरफ कोई निमोनिया या इस तरह के अंदर का बलगम वगैरह भी कुछ नहीं दिख रहा, सांस भी प्रॉपर ले रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है जी। केवल हल्की सी आवाज़ में घड़घड़ है, समझ रहे, जब खांसते हो तो थोड़ी आवाज़ आती है ना, कफ की एक अलग आवाज़ है, तो ये हल्की सी आवाज़ है जो ऊपरी कफ है, जो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया। सवाल ये उठता है कि जब हम बाकी सारी चीज़ों से उसको निकालने में कामयाब हो गए हैं तो कल पूरी रात उस बच्चे को 103 का बुखार रहा, और वो बुखार पैरासीटामोल की डोज देने के बाद भी कम नहीं हुआ। मेरे पूरे जीवन में मैं पहली बार ऐसा कोई केस देख रहा था जिसके अंदर पूरी रात 103 का बुखार हो, जिसमें आप पैरासीटामोल की डोज दो 1 और 2.5 घंटे के बाद दोबारा दो, और वो तस से मस बुखार ना हो। आप समझ रहे हो। मुझे रात को हल्की सी एंटीबायोटिक इसलिए देनी पड़ी, हो सकता है अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बुखार हो। सुबह 6 बजे 7 बजे अपने आप बुखार उतर गया, समझ में नहीं आ रहा क्या है। उसके बाद में मैं डॉक्टर्स में एलोपैथिक भी होम्योपैथिक भी दोनों डॉक्टर्स को दिखाया, एनर्जी लेवल्स तक चेक करवाए, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आया कि कल पूरी रात इस बच्चे को 103 का बुखार था तो क्यों था। अगर इन्फेक्शन होता तो उसको आज भी बुखार होता, आज सुबह से शाम तक वो बिल्कुल फिट एंड फाइन चल रहा है। आप समझिए 102 से 103 का बुखार होना क्या मतलब है। साइंस की दृष्टि में जब तक आपको अंदर बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी ना हो तब तक 102 से 103 का बुखार नहीं जा सकता आपका, और अंडरलाइन कंडीशन आइडेंटिफाई नहीं हो रही, और अगर कंडीशन होती तो उसको आज भी बुखार होता। आज सुबह से वो खेल रहा है मस्ती के अंदर, तो कल पूरी रात वो 103 का बुखार कर क्या रहा था शरीर में। तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द लेवल ऑफ डिसऑर्डर्स जिसके साथ में हम अपने जीवन के अंदर जो है, हम भी आप भी आगे जाके जीवन में हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर लगातार रिसर्च की आवश्यकता है। हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, चीज़ें चली जाती हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप भी इस तरह के केसेस के अंदर जो है कोशिश करते रहिए। वी आर ट्राइंग कि एक होलिस्टिक साइंस का कुछ ना कुछ सिस्टम बने जिसमें हम ये सारे अज्ञात प्रश्नों के जवाब ढूंढ पाएँ। लेकिन अगर इस वीडियो को आप किसी भी बेहतरीन एक्सपर्ट, चाहे एलोपैथिक या होम्योपैथिक को दिखाएंगे, इनफैक्ट जिन डॉक्टर्स के साथ में आप ये देख कर कि भाई मेरे डॉक्टर का पैनल है, मुझे लग रहा है कि बेहतरीन हो सकता है उनसे बेहतर डॉक्टर कोई हो। आपको जान के हैरानी होगी, कल एक दूसरे एमडी पीडियाट्रिशियन के पास जब मैं बच्चे को लेकर गया, उसने हाथ खड़े कर लिया, उसने कहा भैया मुझे नहीं केस समझ में आ रहा, आप लोग जो कर रहे हो पहले ही बेहतरीन कर रहे हो, इसको उन्हीं डॉक्टर के पास लेकर जाओ जो इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अंडरलाइंग इन्फेक्शन मुझे दिख नहीं रहा। अब इस बच्चे को, क्योंकि वो सुबह जो है कल शाम को जैसे ही बुखार हुआ था तब बच्चे को लेकर गए थे, वो डॉक्टर खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया ये 103 का बुखार एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन मुझे इसकी बॉडी में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है एक्सरे करवा के देख लेते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है अगर इन्फेक्शन होता तो आज भी होता ना। केवल एक रात में 103 का बुखार है, अगले दिन सुबह अपने आप हट गया और सुबह से शाम तक कोई बुखार नहीं है, मस्ती में बच्चा खेल रहा है। तो ये मजाक क्या हो रहा है, ये खुद में अपने आप में समझने की बात है, और यहाँ पर जाकर जो है ये गाड़ी जो है अटकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बैक एंड के अंदर चली। मुझे लगता है कि ये एक सोचने का विषय है, इसके ऊपर हमें सोचना भी चाहिए, लगातार प्रयत्न करते रहने चाहिए। सिद्धांत जो लगता है ईश्वर की दया से वो ये कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो उसको आराम से शुक्र मनाओ, और जब हल्का सा थोड़ा बहुत कम चल रहा हो तो उसमें सब्र मनाओ। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब ऐसा थोड़ा बहुत टफ़ टाइम भी चलता है तो जब एक तो ये चीज़ दिमाग में नहीं रहती कि हमसे कुछ गलत हुआ होगा, गलत कर्म हुए होंगे,
क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख के हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो माइंड ऐसी स्थिति में भी रिलैक्स्ड रहता है। और ये भी जान के हैरानी होगी, ऐसी स्थिति के अंदर भी हमारी रिसर्च लगातार चलती रहती है। हम उस केस को रिसर्च में और केस स्टडी में इसलिए लेते हैं कि चलो अपने बच्चे के साथ अगर समस्या है, भविष्य में बच्चों के साथ समस्या ना आए, उसके लिए हम इसमें से क्या लेसन्स ले सकते हैं। इसलिए जब ऐसा कोई केस होता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ। हो सकता है आज ये इतनी रेलेवेंट दिखे या ना दिखे, लेकिन भविष्य में ये बच्चों की केस स्टडीज़ को संभालने में अच्छी मदद करेगी, ऐसी मेरी आशा है। और लगातार हमारी चल रही है, इसके ऊपर स्टडीज़ भी चल रही हैं। मेरा लक्ष्य है मैं भविष्य के अंदर जाके होलिस्टिक साइंस का एक ऐसा सेंटर बनाऊं, शायद मैंने पहले वीडियो में बनाया था, जिसमें मैं चाहता हूं कोई पेशेंट आए तो सबसे पहले ये डिटरमिन हो इस बंदे के साथ में दिक्कत क्या है, और इसको साइंसेज़, हर तरह की साइंस में बहुत ताकत है। मैंने पहले भी एक शायद वीडियो में बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। ये जो होम्योपैथी है ना, जिसको फ्रॉड साइंस बोल दी थी अमेरिका ने, जब डॉक्टर हेमन थे, वो जो जर्मनी के अंदर जिन्होंने, हैनिमन थे डॉक्टर, जिन्होंने जर्मनी में इसको होम्योपैथी को सबसे पहले शुरू किया था, उससे बड़ा नाम नहीं था उस समय जर्मनी में। ऐसे ही कोई आलतू फालतू साइंस जो है वो शुरू नहीं हो जाती है। हाँ, उस साइंस को उतने अच्छे तरीके से कैरी करने वाला हर कोई व्यक्ति कैरी नहीं कर पाता, ये एक्सपर्टीज़ की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप उस समय का देखेंगे जर्मनी में, जहाँ से ये 1930s के आसपास में चलनी शुरू हुई थी, होम्योपैथी कोई बकवास साइंस नहीं है, इसमें अपने ताकत है, इसकी अपनी चीज़ें हैं, इसको उतनी एक्सपर्टीज़ के साथ हम कैरी नहीं कर पाते। और इसमें अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमारे देश में आयुर्वेद, होम्योपैथी पूरी दुनिया में डेवलप ही नहीं होने दी एलोपैथी के अलावा। तो मैं ये दिल से इच्छा रखता हूँ कि मेरे देश के अंदर यूनानी मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन, जितनी भी अलग अलग साइंसेज हैं, इनको पनपने का पूरा मौका देना चाहिए। इन सभी चीज़ों में रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च होने के बाद भविष्य में आने वाले जितने हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें केवल एलोपैथिक इलाज नहीं, अलग अलग प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले एक्सपर्ट का पैनल रिसेप्शन के ऊपर ही बैठा हो, जो ये चीज़ की जाँच करे कि इस व्यक्ति को समस्या क्या है डायग्नोसिस में, और कौन से डिपार्टमेंट के पास हमें इसे भेजना है, जहाँ पर इसका निस्तारण अच्छे से हो सके। और वहाँ से करने के बाद इनफैक्ट वहाँ पर हमारे जैसे कोई फूड एक्सपर्ट्स भी बैठे हों, डाइट कंसल्टेंट्स भी बैठे हों, जो फूड एज अ मेडिसिन कैसे आपको मदद कर सकती है, ये सेंटर बने। जिस दिन हमारे देश में इस तरह के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बन गए, मुझे लगता है हम दुनिया में विश्व गुरु की तरह काम करेंगे। ये भविष्य है, जिस भविष्य की हम कामना कर रहे हैं। ईश्वर ने कभी भविष्य में आशीर्वाद दिया तो इस तरह के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को हम बनाने में कामयाब होंगे। और उस समय पे इस तरह की वीडियोस जो मैं केस स्टडी की आपको बनाता हूँ, उस समय पे ये बहुत रेलेवेंट जो है हमें महसूस होगी। तो ये ईश्वर का दिया हुआ समय है, हम इसे गलत या अच्छा नहीं मानते। कई बार थोड़ा ट्रबलसम रहता है, कभी नहीं रहता है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसा ईश्वर ने समय दिया, उसको सब्र के साथ और शुक्र के साथ में बिताते हुए उसी का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जितना अच्छा कर्म उसमें अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार हम करके अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को बचाने में कामयाब हो सकें, ऐसा प्रयत्न लगातार करना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।